हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस रिडक्स के एग्जांपल में हमने बेसिक रिडक्स देखा था और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट की थी और उसमें हमने जो है एक्शन और डिस्पैच देखा था। सो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर देखा होगा तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप क्विकली जो है देख सकते हैं। रिडक्स आर्किटेक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे रिडक्स थंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने बना के रखे हैं, जैसे कि आपके सारे डाउट्स जो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। रिडक्स थंग क्या है, कैसे काम करता है, क्यों हमको यूज करना चाहिए और रिएक्ट के साथ में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्टली जो है रिडक्स बेसिक क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें हमारे पास बहुत सारे जो है एसिंक रिक्वेस्ट होते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो है हम डायरेक्टली जो है थर्ड पार्टी एपीआईज का यूज करते हैं। तब जो हम बेसिक रिडक्स यूज नहीं कर सकते। और नॉर्मली भी अगर आप कंपनीज में जॉब करेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो बेसिक रिडक्स यूज नहीं होता है। आप एक तो थंग के साथ में जा सकते हैं या फिर सागा मिडलवेयर करके आता है, तो आपको वो यूज करना पड़ता है। नॉर्मल रिडक्स अगर आपको यूज करना है तो अल्टरनेटिव वे में जो है आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई देख सकते हैं, तो उसमें भी आप जो है अच्छे से स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिडक्स थंग। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, यूजफुल लगे तो जरूर शेयर करें। और साथ ही में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यूजफुल ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो पहले हम बात करते हैं कि रिडक्स थंग है क्या। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी पे। तो इसको सिंपली आप गूगल भी कर सकते हैं, रिडक्स थंग लिखकर सर्च करेंगे तो ये आपको इस गिटहब अकाउंट पे आपको रिडायरेक्ट कर लेगा, रिडक्स.js और /रिडक्स थंग। तो यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन है कि ये थंग क्या है। ये एक मिडलवेयर है। मिडलवेयर कहते हैं फंक्शंस को। फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए नॉर्मल जो रिडक्स है, अगर हम नॉर्मल रिडक्स की बात करें तो ये क्या है, ये सिंक्रोनस है। और इसमें जो है हमको अब हमारा प्रोजेक्ट जब भी हम क्रिएट करेंगे या फिर कंपनीज में भी आप जब जॉब करेंगे तो वहां पे जो है हमारे पास एपीआईज होती है जो कि एसिंक्रोनस होती है। तो वो एसिंक्रोनस को जो है हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थंग का यूज करते हैं। थंग क्या करता है, एसिंक रिक्वेस्ट को यहाँ पर हैंडल करता है। अब क्यों हैंडल कर रहे हैं हम, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, थंग क्या करता है, हमको डिले प्रोवाइड करता है। डिले का मतलब क्या है, यहाँ पर हम जो है डायरेक्टली वैल्यूज को असाइन नहीं करते। मान लीजिए मेरे पास x है और इसके अंदर मुझे कैलकुलेशन करना है 1 + 1 और 2 में भी, तो अब क्या होगा, डायरेक्टली जो है यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। तो रिडक्स थंग में हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, एक फंक्शन के अंदर असाइन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ x का, और x क्या रहेगा, ये एक फंक्शन रहेगा। तो नॉर्मली फंक्शन जो है हम ES6 का यूज करते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 1 + 2। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जब फंक्शन कॉल होगा तभी जो है यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन होगा। डायरेक्टली क्या हो रहा था, हम यहाँ पे डायरेक्ट असाइन कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे x यहाँ पर हमने क्या किया, 1 + 2 कर दिया। और इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं ना, console.log अगर हमने कर दिया यहाँ पे तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू आएंगी। अब हम अगर यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। देखिए बेसिक एग्जांपल है, थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन आपको समझना है कि जो भी एसिंक रिक्वेस्ट रहती है वो एग्जीक्यूट होने में टाइम लगाती है, क्योंकि उसमें हमारे पास एक तो एरर्स आते हैं या फिर हमको हमारा रिजल्ट मिलता है। तो हमारे पास क्या रहेगा, एसिंक रिक्वेस्ट के अंदर जो है एक तो एरर रहेगा या फिर रिजल्ट रहता है, रिस्पॉन्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये अच्छे से हैंडल हो इसीलिए हम क्या करते हैं, थंग मिडलवेयर का यूज करते हैं। थंग मिडलवेयर क्या है, ये फंक्शन है। तो इस एरर और रिस्पॉन्स को हैंडल हम अच्छे से करें, इसीलिए हम जो थंग मिडलवेयर का यूज करते हैं। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि रिडक्स थंग क्या है। रिडक्स थंग जो है मिडलवेयर है, मिडलवेयर यानी फंक्शन है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो था कि क्यों रिडक्स थंग हमको यूज करना चाहिए, तो डिले के लिए हम यूज करते हैं। डिले फंक्शनैलिटी के लिए जो हम यहाँ पे रिडक्स थंग का यूज करते हैं। इसी तरीके से देखिए कैसे रिडक्स थंग को यूज करना है, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे रिडक्स टूल किट के बारे में। अगर आप रिडक्स टूल किट यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, फ्री कॉन्फ़िगर्ड रिडक्स थंग मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे जो है टूल किट नहीं देखने वाले, मैं कोई और वीडियो में जो है रिडक्स टूल किट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे हम सारा का सारा स्टेप जो है मैनुअल देखने वाले हैं, कैसे एक्शन क्रिएट करेंगे, रिड्यूसर क्रिएट करेंगे, स्टोर और भी बहुत सारी चीजें, कैसे इसको कनेक्ट करना, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आप मैनुअल सेटअप के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा रिडक्स थंग को। और अगर आप यार्न पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं तो फिर यार्न की मदद से भी आप कर सकते हैं। हम तो npm कर रहे हैं फिलहाल, मोस्टली यूजर npm यूज करते हैं जो भी सीख रहा है। एडवांस लेवल पे आप जो है यार्न भी यूज कर सकते हैं, ये चॉइस आपके ऊपर है।
फिर उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई मिडलवेयर फंक्शन, देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर फिर भी आप यहाँ पर साइड में इसका रेफरेंस ले ताकि आप भी समझ पाए अच्छे से हो क्या रहा है, वरना मैं इसकी गिटहब पे रिपोजिटरी भी पुश कर दूंगा तो आप वहां से भी कोड को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है क्योंकि टाइम बचेगा थोड़ा हमारा और जल्दी हम इसको जो है समझ पाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं कुछ और भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन भी यहाँ पर सर्च करें। तो सिंपली आप गूगल करें, गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ रिडक्स डेव टूल्स और यहाँ पे एक्सटेंशन। मेक श्योर कुछ इसी तरीके से आप जो है सर्च करें तो ये एक्सटेंशन आपको गूगल क्रोम और मोजिल्ला फायरफॉक्स दोनों के लिए मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करता हूं मैं, तो जैसे क्लिक करूंगा तो एक्सटेंशन मेन्यू में चला जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारे पास है रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। तो इसका फायदा क्या है, देखिए जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो रिडक्स की अगर एप्लीकेशन आपकी बनी है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से साइड बार में हम चेक कर सकते हैं सारे के एक्शन, डिस्पैच, रिक्वेस्ट, तो ये सारी चीजें हम जो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली अभी इसको इंस्टॉल करके रखें। देखिए मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपके पास नहीं होगा तो आप इसको इंस्टॉल करके रखें। और साथ ही में देखिए यहाँ पे इसका एक पैकेज भी आता है रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। तो देखिए यहाँ पे इसको भी क्लिक कर दे, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं क्योंकि इसको हमको कॉन्फ़िगर करना है हमारी रिएक्ट के साथ में। क्यों रिएक्ट के साथ में हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि जो है ये एक्सटेंशन हमको शो हो, इसको हमको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमको जो है ऐड करना पड़ता है विंडो डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन एंड, तो ये हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसको हमको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको शो कर दूंगा कैसे इसको यूज करना है। तो आई होप अभी आप क्या करें, सबसे पहले तो एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर ले। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है और इसको जैसे ही आप रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट मिलेगा, जो कि बेसिक लेआउट मिलता है आपको हर रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्विकली इसको जो है क्लीन अप कर देता हूँ। नॉर्मल एक सिंपल H1 ले लूंगा मैं और यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट रखेंगे जिसमें हम जो एपीआई कॉल करने वाले हैं रिडक्स तंग की मदद से। तो यहाँ पे मैंने कोड को क्लीन अप कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे पास सिंपली एक हेडिंग है। यहाँ पे मैं आपको कंपोनेंट भी शो कर देता हूँ। पहले तो देखिए मैंने कुछ स्टाइल अप्लाई किया, यहाँ तक कि देखिए डिफॉल्ट है, यहाँ तक कि ग्रे स्केल तक के है ना, ये डिफॉल्ट आपके इसमें भी रहेंगी बॉडी पर। उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर में, और मिनिमम हाइट इसकी 80 VH मैंने यहाँ पे रख दी है। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर सब कुछ जो है सेंटर में शो हो रहा है। तो आपको नहीं करना सेंटर में तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली जो है H1 ले सकते हैं, जैसे कि मैंने app.js में सब कुछ क्लीन करके यहाँ पर सिंपल एक H1 रखा है। अब हमको रिडक्स तंग को यूज कैसे करना है सबसे पहले ये देखते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो है इंटीग्रेटेड टर्मिनल को ओपन कर लें। यहाँ से आप क्या करें, टर्मिनल पर क्लिक करें, न्यू टर्मिनल। क्योंकि रिडक्स को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल क्यों करना है, तभी तो हम यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप यार्न का यूज कर सकते हैं या फिर npm का। तो मैं आपको npm से शो कर रहा हूँ। अगर आप यार्न से कर रहे हैं तो आपको सिंपली लिखना है यार्न ऐड और बाकी के सारे जो भी पैकेजेस है आपको डायरेक्टली लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे npm की मदद से शो कर रहा हूँ, npm i। सबसे पहले तो हमको चाहिए रिडक्स। देखिए रिडक्स क्या है, एक स्टैंड अलोन लाइब्रेरी अलग से है। उसके बाद में हमारे पास आता है रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स क्यों है, क्योंकि हमको रिडक्स का यूज करना है रिएक्ट के साथ में। अब हम क्या कर रहे हैं, और साथ ही में रिडक्स तंग कर रहे हैं। रिडक्स तंग क्या है, ये एडिशनल पैकेज है, यानी कि एक मिडलवेयर है। तो ये भी हमको सेपरेटली जो है डाउनलोड करना रहेगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सियोस का यूज करेंगे ताकि हम जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट यहाँ पर भेज पाए। यानी कि अगर हमको एपीआई हिट करानी है तो हम एक्सियोस पैकेज की मदद से जो है यहाँ पे एपीआई को हिट कराएंगे। और साथ ही में मैंने आपसे कहा था कि हमको लगेगा रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, तो उसको भी आपको डाउनलोड करना है ताकि हम जो ब्राउजर में इसको डीबग कर पाए। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिडक्स डेव टूल्स डैश एक्सटेंशन, और इतना लिख के आपको सिंपली जो है इंटर प्रेस कर देना है। तो ये सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। मेक श्योर आप जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर हो। आउटसाइड करेंगे तो फिर ये प्रोजेक्ट के अंदर नहीं होगा। तो पहले स्विच कर ले आप इस प्रोजेक्ट के अंदर। मेरे केस में प्रोजेक्ट का नाम है रिडक्स डैश डैश ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसके अंदर मैं सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर रहा हूँ। और एक चीज आप क्या कर सकते हैं, npmjs.com पर विजिट करें। मैं एक बार विजिट करके बताता हूँ आपको, npmjs.com। और यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रिडक्स डैश तंग, और इतना लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर रिडक्स तंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएंगी। देखिए एग्जैक्ट मैच यहाँ पे शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका इंस्टॉलेशन गाइड, इसकी गिटहब रिपोजिटरी, इसका होम पेज, कितने वीकली डाउनलोड्स है, कितना पॉपुलर है, कौन सा वर्जन है, कितने साइज का है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। और साथ ही में देखिए यहाँ पे आपको सेम गाइड मिलेंगी जो कि हमको गिटहब पे मिल रही थी, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है। तो ये भी आप देख सकते हैं। देखिए डेवलपर्स का हेवन है npm
redux.js.com। तो जो भी पैकेज आपको सर्च करना है तो यहाँ पे आप जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं Redux DevTool एक्सटेंशन सर्च करता हूँ, Redux DevTool एक्सटेंशंस, तो देखिए सजेशन में भी शो कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच हमको शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Redux DevTools एक्सटेंशंस हेल्पर। इस तरीके से हमने भी इसको इंस्टॉल किया है अभी फिलहाल। तो देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन चालू है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ज्यादा पैकेजेस हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पर। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे यूज करना है, तो ये भी हम क्या करेंगे मैं आपको शो करूंगा। इनकेस अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर पैकेजेस को सर्च कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए ना। हो सकता है आपको रिडक्स सागा फ्यूचर में लगे, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिडक्स डैश सागा कर सकते हैं और इतना लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिडक्स सागा भी शो कर देगा। तो आपको ऑफिशियल रिपोजिटरी पे डायरेक्टली अगर नहीं जाना है ना, तो आप npm JS पर जा सकते हैं और यहीं से सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसको पता है कि कहाँ आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे होम पेज इसका, इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली जो है रिडक्स आगा के होम पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आप जो है npm JS का यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप जो है डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके कोई भी जो है पैकेज लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं, आपको कोई भी अदर फ्रेमवर्क आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आप जो है सेम यहाँ पर पैकेजेस सर्च करके उसको डाउनलोड और यूज कर सकते हैं। नोड में भी कर सकते हैं, एंगुलर के लिए कर सकते हैं, व्यू के लिए कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ ये पैकेजेस के इंस्टॉल होने का, और जैसे इंस्टॉल होते हैं तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कैसे हम जो है रिएक्ट रिडक्स को जो है सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और साथ ही में देखिए जब तक इंस्टॉल हो ही रहा है तो मैं आपको क्या करता हूँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बता देता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, थोड़ा सा टेक्स्ट में है, सो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब भी रिडक्स यूज करते हैं ना, उसके लिखने का तरीका अलग होता है क्योंकि ये चॉइस ना डेवलपर के ऊपर होती है। अब हो सकता है आप जो करंट कंपनी में काम करेंगे वहां पर फोल्डर स्ट्रक्चर अलग हो, कोई दूसरी कंपनी में जाएंगे वहां पर फोल्डर स्ट्रक्चर अलग हो। तो देखिए मोस्ट कॉमन जो प्रैक्टिस है ना, तीन तरह से जो है इसका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। तो मैं तीनों तरीके आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देखिए आपको कौन सा सही लगता है। आप एक सीखिए, दूसरे बाकी दो की जो है आप नॉलेज रखें कि ये भी यूज होता है। तो आपको इन फ्यूचर अगर चेंजेस करने हो या फिर कोई अदर डेवलपर का कोड देखना हो तो आपको समझ में आ जाएंगे कि इसने कैसे यूज किया है। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है, लोग क्या करते हैं एक सेपरेट रिडक्स के नाम से फोल्डर बनाते हैं। अब ये फोल्डर कहाँ बनेगा, देखिए ये हमारा रूट डायरेक्टरी है ना, SRC के अंदर क्या करते हैं लोग डायरेक्टली जो है रिडक्स का फोल्डर यहाँ पर बना देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ और इसका नाम मैंने रखा रिडक्स, तो ये फोल्डर के अंदर ही अब क्या करेंगे बाकी के रिडक्स का कोड लिखेंगे। इसको कट कर देता हूँ, मैं अभी क्रिएट करके नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि कैसे लोग यूज करते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं एक फोल्डर बनाते हैं एक्शन के लिए। एक्शन क्या है, एक्शन जो हमको परफॉर्म करना है, यानी कि जो रिक्वेस्ट भेजेंगे ना हम, कहाँ पर रिक्वेस्ट जाती है एक्शन की, रिड्यूसर में। आई होप आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो सेम आर्किटेक्चर है, बस इसके अंदर क्या है तंक में कि यहाँ पर एक मिडलवेयर बीच में आ जाता है तंक, जो कि हमारे रिस्पांस को हैंडल करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस को। उसके बाद में देखिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट का देखिए एक कॉमन ये भी चीज है कि बहुत सारे लोग जो है यूज नहीं करते। जो प्रोफेशनल है वो ज्यादातर कांस्टेंट्स का यूज करते हैं क्योंकि इससे आसानी रहती है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वेल मेंटेन रहता है और आगे चल के तो सब कुछ मेंटेन ही रखना है। तो स्टार्ट में ही आप जो है कांस्टेंट बनाना सीख लें तो आपको भी अच्छा रहेगा। उसके बाद में रिड्यूसर के लिए अलग से फोल्डर क्रिएट करते हैं। रिड्यूसर आपको पता है फंक्शंस होते हैं जिसमें बिजनेस लॉजिक रहता है हमारे स्टेट के लिए, और रूट डायरेक्टरी के अंदर जो स्टोर की फाइल होती है। तो रूट डायरेक्टरी क्या है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है ना SRC, इसके अंदर ही क्या करते हैं डायरेक्टली जो है जैसे index.css index.js की फाइल है ना, उसी तरीके से store.js की फाइल क्रिएट करते हैं और वहां पर जो है सारी रिड्यूसर और जो भी कांस्टेंट है एक्शंस है उसको ऐड कर देते हैं। तभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, आप सिर्फ समझिए कैसे काम कर रहा है। सेकंड जो तरीका है, सेकंड में क्या है कि डायरेक्टली एक्शन का फोल्डर बना दिया जाता है, कांस्टेंट का फोल्डर बना दिया जाता है और रिड्यूसर का फोल्डर। कैसे, देखिए पिछले उसमें हमने देखा कि हम एक सेपरेट रिडक्स का जो है फोल्डर बना रहे थे और उसके अंदर सब फोल्डर बना रहे थे कांस्टेंट, एक्शन, रिड्यूसर। तो इसमें ऐसा नहीं है। सेकंड वे में क्या है कि आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे कांस्टेंट का फोल्डर बना देंगे। स्पेलिंग गलत होगी क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप डायरेक्टली बना देंगे और डायरेक्टली आप जो है यूज करेंगे इसमें से। तो ये हो गया सेकंड वे, ये भी बहुत कॉमन है और बहुत सारे यूजर्स जो है यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला देखिए काफी इंटरेस्टिंग है और ये जो है ना ये मोस्ट प्रोफेशनल के लिए। मोस्ट प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि अगर आप Next.js यूज कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट वे है कि आप एक कंपोनेंट बनाते हैं और कंपोनेंट फोल्डर के अंदर देखिए, मान लीजिए हमारे पास रूट कंपोनेंट app.js है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से। तो ये हमारा कंपोनेंट्स का फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, एक और फोल्डर रहेगा। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, ये फोल्डर हेडर हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे हेडर लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हेडर का।
तो ये हेडर हो गया। एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ फूटर के लिए। तो ये दो हमारे पास फोल्डर हो गए। अब बहुत सारे यूजर क्या करते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि इसी फोल्डर के अंदर वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंडेक्स जेएस की फाइल बनाएंगे। इंडेक्स डॉट जेएस की एक फाइल बन गई। ये इंडेक्स जेएस की फाइल क्या करेंगी, जैसे फूटर कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और इसी के अंदर वो क्या करते हैं, फिर एक्शन क्रिएट करते हैं जिसका जो स्कोप रहेगा वो इस कंपोनेंट की हद तक रहेगा। तो समझ रहे हैं आपको, कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट लेवल पे जो है एक्शन बना रहे, कांस्टेंट बना रहे और रिड्यूसर बना रहे हैं। तो ये भी एक पैटर्न है जो कि बहुत सारे डेवलपर्स फॉलो करते हैं। और स्टोर डॉट जेएस जो है एज इट इज सेम रूट में ही यूज करते हैं सोर्स के अंदर, क्योंकि ये अच्छा वे है कि हम डायरेक्टली जो है स्टोर को रूट में रखें ताकि अच्छे से हम इसको समझ पाए कि स्टोर है और इसमें रिडक्स यूज किया हुआ है। तो मैंने तीनों तरीके आपको यहाँ पर बता दिए, और देखिए साथ ही में हमारा यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट के अंदर जो है डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सियोस का वर्जन है 0.24.0, तो वर्जन आप सबके तो मैं गिना नहीं सकता। तो यहाँ पे रिडक्स हो चुका है, तंक हो चुका है, रिएक्ट रिडक्स डाउनलोड हो चुका है, डेव टूल एक्सटेंशन यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। और आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, आपको पैकेज जेसन की फाइल में जाना है और यहाँ पर डिपेंडेंसीज का जो है आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। तो जो भी फाइल्स और पैकेजेस आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे शो करता है। जैसे कि देखिए एक्सियोस, रिएक्ट तो बाय डिफॉल्ट आता है, तो उसकी भी डिपेंडेंसी यहाँ पे शो होती है क्योंकि वेब पैक की मदद से हम यूज कर रहे हैं और हम खुद से तो क्रिएट नहीं कर रहे क्रिएट रिएक्ट ऐप। और साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिडक्स तंक, स्क्रिप्ट, रिडक्स, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन और यहाँ पर हमारा थंब। तो ये सारी पैकेजेस आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। देखिए रिडक्स इटसेल्फ सेपरेट टॉपिक है और रिएक्ट अलग है, तो दोनों को हमको क्या करना है, कंबाइन करना है। जब कंबाइन करेंगे, और एक चीज देखिए, अभी जो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है ना, ये पोर्ट 3000 पर है। और अगर आपने रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन डाउनलोड किया होगा ना, तो राइट क्लिक करें और यहाँ से आपको ऑप्शन शो करेगा रिडक्स डेव टूल का, यहाँ से भी शो करता है। और अगर आपके पास एनेबल है ये प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर भी शो करेगा। देखिए यहाँ पर कुछ आर्चे का सिंबल आ रहा है, यहाँ पर देखिए रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करेंगे ना तो सबसे पहले यही शो करेगा। ये ग्रे कलर में आ रहा है अभी, तो ग्रे कलर का मतलब क्या है कि ये एक्टिव नहीं, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है रिडक्स यूज नहीं हुआ है। हालांकि अगर आप रिएक्ट यहाँ पर यूज करेंगे ना, जैसे कि इंस्पेक्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं आप। इंस्पेक्ट पे देखिए यहाँ पर आपको एरो मिलते हैं, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर भी वो शो कर देता है। अभी फिलहाल तो शो नहीं कर रहा है मेरे पास में, ये थोड़ा टाइम लगाता है कभी कभी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये टाइम लगाएगा शो होने में। तो देखिए यहाँ से भी आपको रिडक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको मैसेज शो करेगा नो स्टोर फाउंड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास स्टोर ही नहीं है, यानी कि आपने इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया। जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये जो डेव टूल एक्सटेंशन हमने डाउनलोड किया है उसमें शो करेगा सारा स्टेट, एक्शन, रिड्यूसर फंक्शन, जो जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा वो यहाँ पर शो करेगा। सो आई होप बेसिक समझ में आ गया आपके। हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट डायरेक्टरी के अंदर यानी एसएलसी के अंदर आपको क्या करना है, न्यू फाइल बनाना है और इसका नाम आपको रखना है store.js। लोअर केस में ही रखें, अपर केस में लिखने की आपको जरूरत नहीं है। और मैं टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ और बाकी की सारी चीजें मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि हमारा फोकस अभी सिर्फ स्टोर पे रहेगा। देखिए रिडक्स क्या है, अपने आप में एक अदर लाइब्रेरी है जिसको हम रिएक्ट के साथ में यूज कर रहे हैं स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रिडक्स की मदद से जो है स्टोर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स। रिडक्स की लाइब्रेरी में से कुछ चीजें हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले होता है हमारे पास क्रिएट स्टोर। क्रिएट स्टोर क्योंकि हम स्टोर ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं इसीलिए हम यहाँ पर क्रिएट स्टोर को जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में आपको लिखना है कंबाइन रिड्यूसर। अब कंबाइन रिड्यूसर का मतलब क्या है कि हम जो है प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक रूट रिड्यूसर का यूज कर सकते हैं। हालांकि हमारी एप्लीकेशन में हम बहुत सारे पीसेस में जो है रिड्यूसर को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे रिड्यूसर जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब यूज करने की बारी आएगी तो उसको हम कंबाइन कर देंगे एक सेपरेट रिड्यूसर के अंदर और उसको जो है हम कॉल करेंगे। तो बेसिक है, देखिए अभी समझ में नहीं भी आ रहा है तो आपको हम देखेंगे आगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अप्लाई मिडलवेयर का यूज करेंगे। अब अप्लाई मिडलवेयर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको हमारे प्रोजेक्ट में रिडक्स तंग का यूज करना है। हो सकता है आप रिडक्स सागा भी यूज करें, तब भी आपको जो है ये अप्लाई मिडलवेयर का यहाँ इंपोर्ट जो है ऐड करना पड़ेगा। तो ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, रिडक्स में से। तो अभी हमने सिर्फ रिडक्स का यूज किया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर तंग को जो है इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट, और इसका नाम आप रख सकते हैं रिडक्स तंग, या फिर सिंपली हम तंग कर देते हैं शॉर्टकट में, इंपोर्ट तंग फ्रॉम रिडक्स तंग। तो यहाँ से हमने क्या किया, रिडक्स तंग को इंपोर्ट कर दिया इस तंग नाम के वेरिएबल में। अब इसको हम यूज कर सकते हैं। और साथ ही में हमने क्या किया था, यहाँ पर जो है
डेव टूल एक्सटेंशन भी डाउनलोड किया था, तो उसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, और इसमें से हमको क्या इंपोर्ट करना है, कंपोज विथ डेव टूल को जो है यहाँ पर ऐड करेंगे। बहुत सारे इनहेंसर का भी यूज करते हैं, लेकिन कंपोज विथ डेव टूल्स भी काफी है, इसमें भी काम हो जाता है। अब ये तीनों चीजें तो इंपोर्ट हो गई। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक रिड्यूसर क्रिएट करना है। तो मैंने कहा कि हम मल्टीपल रिड्यूसर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर जब हम स्टोर में डिक्लेयर करेंगे तो उसको एक सिंगल रिड्यूसर में हमको ऐड करना पड़ता है, जो कि कंबाइंड रिड्यूसर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूट रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। रूट रिड्यूसर इक्वल टू, और यहाँ पे हमको लिखना है कंबाइन रिड्यूसर। यहाँ पे मैं लिखूंगा कंबाइन रिड्यूसर, और इसके अंदर रहेंगे मल्टीपल रिड्यूसर। तो इसके अंदर मैं एज अ एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिख के छोड़ देता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप जब काम करेंगे तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे रिड्यूसर हो, तो आप ऐसा की वैल्यू पेयर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि ये हो गया। अभी फिलहाल एम्प्टी रखते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी रिड्यूसर नहीं है। इसके बाद में हमारे पास होता है इनिशियल स्टेट। तो इनिशियली हमको जो है यहाँ पर स्टेट जो है क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ओके, टाइपिंग मिस्टेक, इनिशियल स्टेट, और इसको भी मैं जो है इनिशियल जो है एम्प्टी कर देता हूँ। हालांकि इसको भी एम्प्टी नहीं रखना होता है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे इसको एम्प्टी कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे मिडलवेयर के नाम से, और इसके अंदर जो है थंग को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने थंग को ऐड कर दिया। अब देखिए, मिडलवेयर के एक और चीज है कि मिडलवेयर ना सिंगल नहीं होता है, आप चाहे तो मल्टीपल मिडलवेयर भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, थंग को जो है एरे में रैप करना है, क्योंकि मिडलवेयर क्या है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। हमको पता नहीं है ना कि आगे चल के हमको और कौन सा मिडलवेयर या फिर कस्टम मिडलवेयर क्रिएट करना हो। तो हम क्या करेंगे, थंग को जो है यहाँ पर एरे के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिडलवेयर भी सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर क्रिएट करेंगे। तो एक वेरिएबल आपको बनाना है स्टोर के नाम से, और इसके अंदर आपको जो है क्रिएट स्टोर की मदद से जो है यहाँ पर सारी चीजें डिफाइन करनी है। अब इसके अंदर देखिए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रिड्यूसर आपको डिफाइन करना पड़ता है, एक्शन डिफाइन करना पड़ता है, इनहेंसर भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम डायरेक्टली नहीं करने वाले। रूट के लिए हमने यहाँ पर एक रूट रिड्यूसर बना दिया, इनहेंसर के लिए हमने कंपोज विद डेव टूल्स यहाँ पर ऐड कर दिया ना, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे रूट रिड्यूसर को ऐड कर देना है। रूट रिड्यूसर, तो इससे क्या होगा, जितने भी रिड्यूसर रहेंगे स्टोर को पता रहेगा कि भाई इसमें रिड्यूसर है। उसके बाद में इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट जितनी भी रहेंगी, अभी फिलहाल तो एम्प्टी है, इसमें हो सकता है मल्टीपल है। देखिए, अगर आप कोई शॉपिंग कार्ट वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके अंदर हो सकता है प्रोडक्ट्स का इनिशियल स्टेट हो, यूजर का इनिशियल स्टेट हो, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में। तो यहाँ पे हमने इसको इनिशियल स्टेट भी यहाँ पे पास करा दिया। इसके बाद में आपको कंपोज विद डेव टूल का यूज करना है, ताकि हम जो है ब्राउजर पे डेवलपर टूल्स को चेक कर पाए। तो आप लिखेंगे कंपोज विथ डेव टूल्स, और इसके अंदर आपको क्या करना है, अप्लाई मिडलवेयर का यूज करना है। अप्लाई मिडलवेयर, और इस मिडलवेयर के अंदर आपको क्या करना है, स्प्रेड करना है मिडलवेयर को। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी बना रहे हैं। कॉपी का आई होप स्प्रेड तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप मेरा ES6 का जो है ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हमने जो है, जो हमारा थंग है ना, यहाँ पे इसको हमने जो है मिडलवेयर में ऐड किया था, और इसको स्प्रेड कर दिया हमने अप्लाई मिडलवेयर में। तो जितने भी रहेंगे, देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पे एरे बनाया है, क्योंकि बाद में हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, हम एक ही बार यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अप्लाई मिडलवेयर में। तो इसलिए हमने इसको अलग से एक वेरिएबल में बनाया। इनकेस अगर हमको और मिडलवेयर यहाँ पर ऐड करने पड़े, तो हम यहाँ डायरेक्टली एरे के बाद में कॉमा लगाकर XYZ जो भी है वो ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। तो ये हमारा बेसिक सेटअप हो गया। अब हम इस स्टोर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये इंपोर्ट करना है रिएक्ट में। ये तो नॉर्मल रिडक्स की फाइल बन गई ना, अब इसका कनेक्शन हमको रिएक्ट के साथ में भी देना है, तो उसके लिए हमको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और स्टोर, और इसको आप सेव कर लें। तो सेव करने के बाद कुछ इस तरीके से फाइल दिखेंगी, क्योंकि मेरे पास जो है प्रीटियर ऑन सेव ऑन है, इसीलिए यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट हो जाता है जैसे मैं सेव करता हूँ। तो सो आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया, कैसे स्टोर ऑब्जेक्ट यानी स्टोर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में हमको क्या करना है, हमारी index.js की फाइल में जाना है। जैसे कि यहाँ पर है, देखिए index.js। अब हमको क्या करना है, इस स्टोर को बाइंड करना है हमारी रिएक्ट के साथ में, क्योंकि हमने यहाँ पे रिडक्स का यूज कर लिया। अब हमको क्या करना है, रिएक्ट रिडक्स का यूज करना है, क्योंकि हमने 2 पैकेजेस इंस्टॉल किए थे, आई होप आपको याद होगा। एक हमने क्या किया था, सेपरेट रिडक्स डाउनलोड किया था, उसके बाद में हमने यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स भी यूज किया था, क्योंकि हमको रिएक्ट के साथ में रिडक्स यूज करना है। रिडक्स जो है किसी के साथ भी यूज हो सकता है, एंगुलर के साथ में भी, व्यू के साथ में भी, या फिर कोई अदर लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के साथ में भी। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक रिएक्ट के लिए कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स का पैकेज भी डाउनलोड किया था। अब हम क्या करेंगे, चलते वापस index.js में,
और हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट 2 चीज़ें करना है। सबसे पहले तो इसको बताना है हमारी एप्लीकेशन को कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है रिडक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और इसमें से हमको क्या चाहिए, प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडर क्या करेगा, यहाँ पर जो है बताएगा कि भाई ये स्टोर है और यहाँ पर आप जो है रिडक्स का यूज़ कर रहे हैं। देखिए मैं स्टोर भी इंपोर्ट कर देता हूँ तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे स्टोर को। तो यहाँ पे मैं स्टोर को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम डॉट स्लैश कर देता हूँ क्योंकि रूट में है हमारे पास, तो डायरेक्टली भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो स्टोर, और यहाँ पर देखिए मैंने इसका एस कैपिटल रखा है क्योंकि फाइल का नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस तरीके से होता है। और सबसे पहले आप क्या करें, इस रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड को जो है कट कर लें। क्यों? क्योंकि देखिए कभी कभार ये दिक्कत देता है, तो आप इसको जो है रिमूव कर सकते हैं। और हमारे पास अभी फिलहाल क्या है, सिंपल ऐप है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोवाइडर का यूज करेंगे। देखिए ये जो प्रोवाइडर है ना, तो यहाँ पे आपको एज अ कस्टम एचटीएमएल एलिमेंट की तरह इसको यूज करना है। तो यहाँ पर आपने लिखा प्रोवाइडर, तो ये बन गया एक एचटीएमएल का टैग प्रोवाइडर। हालांकि ये जेएसएक्स है, लेकिन समझने के लिए हम इसको एचटीएमएल टैग भी समझ सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या करना है, ये ऐप को कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो है रिडक्स का सेटअप हो गया। अब हमको इसको जो है कनेक्शन देना है। कनेक्शन कैसे देंगे, स्टोर की मदद से। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल स्पेस करें तो यहाँ पे शो करता है स्टोर। और इस स्टोर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्टोर लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको भी लोअर केस कर देता हूँ इनकेस अगर आप कंफ्यूज हो जाए लोअर केस और अपर केस में। तो यहाँ पे मैंने इसको भी स्टोर को जो है नॉर्मल लोअर केस में कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यानी कि इस फाइल को जो है हम यहाँ पर शो कराने वाले हैं, और इस फाइल को जो है हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे आप लिखिए स्टोर के अंदर स्टोर, इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। और जो स्टोर डॉट जीएस की फाइल थी वो भी हमने सेव कर लिया। तो अब अगर हम चलेंगे हमारी वेबसाइट पर यानी एप्लीकेशन पर, और मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन अब रन हो चुकी है बराबर से। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको रिडक्स डेव टूल मिलता है। नीचे का मैं क्लोज कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर बराबर से शो होगा। तो इसमें क्या है कि हम चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इंस्पेक्टर है, जो भी हम यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करेंगे तो एक्शन की लिस्ट यहाँ पर शो करती है। और उसके बाद में हमारे पास होती है स्टेट, क्योंकि अब स्टेट हम जो है रिडक्स की मदद से जो है देखने वाले हैं। और अगर एक चीज नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक्सटेंशन है ना, तो ये जो है कलरफुल हो गया। पहले ये जो है ग्रे कलर में आ रहा था, यानी डिसेबल टाइप का कुछ शो कर रहा था, लेकिन अब ये क्या है, ये अनेबल है। और यहाँ पर हमारा डेव टूल एक्सटेंशन जो है बराबर से शो हो रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक्शन अभी तो फिलहाल इनिशियल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, बैकएंड में कुछ भी एपीआईज नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में बैकएंड क्रिएट नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर का यूज करेंगे। तो लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर बहुत ईजी है, सिंपल अगर आप गूगल भी करेंगे जेसन प्लेस होल्डर तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करें तो बहुत सारे आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएंगे, पोस्ट, कमेंट, एल्बम्स, फोटोज, टू डूज, यूजर्स। और नीचे देखिए यहाँ पर पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे, यानी मेथड्स, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यूजर्स है ना, तो इस यूजर को हम जो है एक्सेस करेंगे। तो ये जेसन ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है हमको हमको क्या करना है, इस यूआरएल को कॉपी करना है। तो फिलहाल अभी रहने देते हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो है बैकएंड क्रिएट नहीं करने वाले, हम यहाँ पे फेक डेटा का यूज कर रहे हैं जेसन प्लेस होल्डर की मदद से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डेटा फेच कराएंगे। अब देखिए सबसे पहले तो हमको एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एसआरसी के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ रिडक्स के नाम से। चॉइस आपके ऊपर है। तो मैंने तीनों ही मेथड्स आपको बताए हैं कि आप कैसे रिडक्स को यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल और इजी वे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद में न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कॉन्स्टेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्टेंट्स, और इसके बाद में अगेन एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक्शंस के लिए। तो यहाँ पे एक्शंस का फोल्डर, और उसके बाद में यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे रिड्यूसर के लिए। तो यहाँ पे रिड्यूसर्स। तो ये तीनों भी फाइल बन चुकी है। अब आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर क्रिएट करना। आप हो सकता है रिड्यूसर पहले क्रिएट करें, कांस्टेंट क्रिएट करें, या फिर एक्शन क्रिएट करें। ये आपके चॉइस के ऊपर है, कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बेटर अप्रोच क्या है कि आप जो है कांस्टेंट क्रिएट करें, और यहाँ पर देखिए यूजर से रिलेटेड क्यूरी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर कांस्टेंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप अपने हिसाब से इसको करेक्ट कर ले। तो यहाँ पे यूजर कांस्टेंट हम क्रिएट करेंगे। अब देखिए कांस्टेंट हमको क्यों क्रिएट करना पड़ते हैं, ताकि हमसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो हमको एक्शन में भी सेम यूज करना पड़ता है और रिड्यूसर में भी सेम यूज करना पड़ता है। तो हो सकता है वहां पे कुछ हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। और कांस्टेंट के अंदर हम क्या करते हैं, साथ ही में इसको एक्सपोर्ट करते चलते हैं। तो एक्सपोर्ट कांस्टेंट। अब देखिए इस यूजर के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, बैकएंड है जेसन प्लेस होल्डर का, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूजर को जो है रिसीव कर रहे हैं। तो इसमें तीन किस्म की रिक्वेस्ट हमारे पास बनती है। कैसे, देखिए हमारे पास होता है एक तो गेट
यूजर्स और फर्स्ट में जाएंगी रिक्वेस्ट और आपको क्या करना है इसको एज अ स्ट्रिंग में ऐड कर देना है ताकि हमको कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसीलिए हम कुछ इस तरीके से वेरिएबल बना के इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमको क्या करना है, अगेन एक और बनाना है यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे गेट अंडरस्कोर यूजर। देखिए कैपिटल लेटर में ही लिखना है आपको, ये नेमिंग कन्वेंशन है रिडक्स को यूज करने के लिए। गेट यूजर सक्सेस, अगर रिक्वेस्ट सक्सेस होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे बना रहे और आप क्या करें यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर ले इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग नॉर्मल हम लिखेंगे ना दोनों में तो हो सकता है हमसे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, और ऑटो सजेशन में भी हमको शो करता है अगर हम इस तरीके से कॉन्स्टेंट बनाते हैं तो। और यहाँ पे थर्ड वन जो रहेगा वो रिक्वेस्ट फेल के लिए, क्योंकि हमारे पास चांसेस है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं केसेस की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं। एक तो हमारी पहले रिक्वेस्ट जाएंगी, अगर रिक्वेस्ट सक्सेस होती है तो हमको डेटा मिलता है, नहीं तो फेल हो जाती है। तो यही चीज हम यहाँ पर कांस्टेंट में बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों भी कांस्टेंट जो है क्रिएट कर लिए। इस फाइल को आप सेव कर ले। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। तो रिड्यूसर के फोल्डर के अंदर आपको जाना है, देखिए रिड्यूसर का फोल्डर है हमारा, इसके अंदर एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारे पास से यूजर आने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर रिड्यूसर जेएस। और रिड्यूसर क्या है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये फंक्शन है, तो हमको क्या करना है सिंपली फंक्शन लिखना है। यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं यूजर रिड्यूसर, और ये बन गया हमारा एक एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से। और इस एरो फंक्शन को आपको साथ ही में एक्सपोर्ट करना है ताकि हम इसको कहीं पर भी यूज कर पाए। हमको इन द एंड में क्या करना है, इसको स्टोर में पास कराना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये जो रिड्यूसर फंक्शन है ना, ये हमसे कुछ चीजें मांगता है इनिशियल टाइम पे, तो एज अ आर्ग्यूमेंट में हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टेट को प्रोवाइड करना है और इस स्टेट के अंदर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट एम्प्टी नहीं रह सकता, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिटेल्स तो आनी ही वाली है। जैसे कि हमारे केस में आने वाले हैं यूजर्स, और यूजर्स क्या है, ये एरे है। अब मुझे कैसे पता चला एरे है, तो हम यहाँ पर देखिए ये हमारा एपीआई रिस्पॉन्स है। तो इस रिस्पॉन्स के अंदर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स एरे को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स है एरे के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इनिशियल वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे एरे की दिया हुआ है। अगर आपके इसमें ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है करली ब्रेसेस ऐड कर देंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, यूजर्स जो है एरे है, मल्टीपल यूजर है इसीलिए एरे है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है और इसके अंदर होता है एक्शंस, और ये रहेगा ऑब्जेक्ट के बाहर में। तो मैंने इसको गलती से अंदर ही लिख लिया। तो इस ऑब्जेक्ट के बाद में यानी स्टेट के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्शन को ऐड कर देना है। तो ये है तरीका रिड्यूसर को लिखने का। अब ये बन गया नॉर्मल रिड्यूसर। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनली चेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, तीन कांस्टेंट है, गेट यूजर रिक्वेस्ट, गेट यूजर सक्सेस और गेट यूजर फेल। और मैं इसको यूजर्स कर देता हूँ सबको, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स है ना, मैं यहाँ पे इसको भी यूजर्स कर देता हूँ। ओके, अब ठीक है। अब ये तीनों को हमको सबसे पहले तो इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा ना आपको कि हमसे जो है टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए हमने जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्रिएट किए हैं। अब आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट समथिंग। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे गेट अंडरस्कोर यूजर्स, तो देखिए ऑटो सजेशन में आपको ऑप्शन शो करता है। तो यही एडवांटेज है कांस्टेंट बनाने का। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। इसी तरीके से हम तीनों को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गेट अंडरस्कोर कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सजेशन में आपको शो करेगा गेट यूजर्स सक्सेस। उसके बाद में अगेन आपको थर्ड वाला भी ऐड कर देना है, गेट अंडरस्कोर, और यहाँ पर फेल के लिए। तो ये तीनों भी हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे एडिशनल इंपोर्ट हो गया, तो आप इसको कट कर लें क्योंकि मल्टीपल्स नहीं चाहिए हमको। एक फाइल में एक ही इंपोर्ट स्टेटमेंट रहेगा सेम फाइल के लिए। और यहाँ पे हमको क्या करना है, स्विच केस का इस्तेमाल करना है। स्विच क्यों यूज करेंगे हम, क्योंकि देखिए हमारे पास तीन कंडीशन है यहाँ पर। अब इफ एल्स यूज करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसीलिए बेटर वे होता है कि आप स्विच स्टेटमेंट का यूज करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो स्विच, और स्विच के अंदर यहाँ पर नॉर्मल हमको केसेस डिफाइन करने हैं। एज आर्ग्यूमेंट में हमको क्या करना है, जो एक्शन हम रिसीव करेंगे उसका टाइप हमको बताना है। अब जो एक्शन का टाइप रहेगा, तो देखिए ये जो कांस्टेंट है ना, ये टाइप है, हमारे एक्शन का टाइप रहेगा। जैसे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट है, सक्सेस है, फिर फेल है। तो ये हमारे तीन रिक्वेस्ट है, तो इसके बेस पे हम केसेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है केस, केस के बाद में हमारा पहला है गेट यूजर रिक्वेस्ट। तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक का चांस ही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटो सजेशन में भी हमको शो कर देगा। तो यही फायदा है कांस्टेंट का। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न कराना है। जैसे कि हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। रिटर्न क्या कराना है आपको, देखिए सबसे पहले जो हम लोडिंग बताएंगे, क्योंकि देखिए इनिशियल टाइम पे हमारे पास डेटा है, इसकी गारंटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोडिंग स्पिनर शो करा सकते हैं। फिलहाल जो हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू रख देंगे, लोडिंग ट्रू। और यहाँ पर हम जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स हमारे पास कहाँ पर सेव होने वाला है, यूजर्स के अंदर। तो यूजर को जो है हम यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे। तो यूजर्स को जो है हम यहाँ पे एम्प्टी एरर रन देंगे, और ये स्टेटमेंट हमारा बन चुका है। और इसको आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पे गेट यूजर सक्सेस। अब ये रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे
सक्सेस कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लोडिंग को फॉल्स कर देना, क्योंकि लोडिंग नहीं चाहते ना हम कि इनिशियल टाइम पे लोडिंग शो हो। अगर डेटा हमारे पास आ जाए, लोडिंग जो है रुक जानी चाहिए। यहाँ पे इसको जो है हम फॉल्स कर देंगे, लोडिंग फॉल्स। देखिए यहाँ पे मैं लोडिंग ऐड कर रहा हूँ, आप चाहे तो करें, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी ऐड कर सकते इसमें। और जो भी हमारे पास अब यूजर्स आएंगे उसको हमको स्टोर कराना है हमारे एरे के अंदर। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूजर्स कोलन, और ये कहां से आने वाला है, ये एक्शन से आने वाला है, और एक्शन डॉट पेलोड हम इसको कहते हैं। तो नॉर्मल यही यूज होता है सिंटैक्स, तो मेक श्योर आप इसको याद कर लें, या फिर बेसिक आइडिया आपको आ ही गया होगा तो याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम एक्शन डॉट पेलोड ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स रिसीव होगा ना एक्शन डॉट पेलोड से, तो वो जो है इस यूजर के अंदर ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो थोड़ा ऑटो फॉर्मेट भी हो जाएगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पे फेल के लिए, तो गेट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट फेल। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे अगेन हमको रिटर्न करना है। अब रिटर्न क्या करेंगे हम, लोडिंग इसमें भी फॉल्स रहेगा, तो यहाँ पे लोडिंग में फॉल्स कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी यूजर्स है ना, तो यूजर्स तो नहीं आने वाले इसमें हमारे पास। इसमें क्या है, अगर रिक्वेस्ट फेल की है तो इसमें हमारे पास एरर आने वाले हैं, तो एरर को भी हम क्या करेंगे, एक्शन डॉट पेलोड में सेट कर देंगे। तो एक्शन डॉट पेलोड, और इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। आप चाहे तो ब्रेक यूज कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली रिटर्न लिख रहे हैं ना, तो उसकी हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। वापस से मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये येलो लाइन जो है हमारे लिंटर की वजह से आ रही है, तो आपके पास में हो सकता है लिंटर एक्टिवेट नहीं होंगे तो नहीं आएंगी। तो यहाँ पे जो है हमारा रिड्यूसर फंक्शन जो है तैयार हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि हमको डिफॉल्ट भी सेट करना पड़ता है, क्योंकि ये तो हमने बता दिया ना उसको कि ये सारी चीजें हम ऐड करना चाहते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तब क्या करो, अभी तो मैं इसको भी ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में जो केस होता है वो डिफॉल्ट का होता है। और डिफॉल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो स्टेट है ना उसको ही हम यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। तो और यहाँ पे मैं ब्रिक को निकाल देता हूँ, लिंटर यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है ना, तो जरूरत नहीं है इसकी हमको, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। सेव। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट हो चुका है, डिफॉल्ट भी हमारा सेट है, और तीनों रिक्वेस्ट हमारे यहाँ पर सेट हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्शन क्रिएट करना है। तो एक्शन क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, store.js की फाइल में इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, ऊपर इंपोर्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट करली ब्रेसेस, और यहाँ पे आपके रिड्यूसर का नाम। तो हमारे रिड्यूसर का नाम क्या है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यूजर रिड्यूसर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यूजर रिड्यूसर। देखिए ऑटो सजेशन में ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है आपके पास तो आप क्या करें, आगे फोल्डर का नाम लिखें। तो हमारे केस में रिडक्स का फोल्डर है, और उसके अंदर रिड्यूसर का फोल्डर है अगेन, और फिर उसके अंदर यूजर रिड्यूसर की फाइल है। अब इसको क्या करना है, हमको रूट रिड्यूसर के अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने देखिए रूट रिड्यूसर ऐड किया ना कंबाइन रिड्यूसर के अंदर। तो मैंने कहा कि इसमें हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, हमारा पहला रिड्यूसर यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारे रिड्यूसर का नाम क्या था, यूजर्स रिड्यूसर। तो आप चाहे तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स में इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, यूजर लिस्ट कर देता हूँ। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि जो है वही आपको लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर लिस्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा यूजर लिस्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे रिड्यूसर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर रिड्यूसर। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और मैं अगर यहाँ पर सेव करूंगा ना तो हमको एरर आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि हमारे पास एक्शन नहीं है। जैसे कि इस ऐप को मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखते आता है या नहीं। तो देखिए अभी कुछ भी एरर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर बन चुका है यूजर लिस्ट। अब यूजर लिस्ट क्या है, ये अभी देखिए हमने यहाँ पर store.js के अंदर रिड्यूसर ऐड किया है ना, तो यहाँ पर ये आ चुका है। और इसके अंदर देखिए एरे है। एरे कैसे आ रहा है, मैं एक बार एरे बता देता हूँ आपको। तो देखिए इसके अंदर क्या है, यूजर्स का एरे है, और ये एरे इनिशियली एम्प्टी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इनिशियली जो है यहाँ पर यूजर्स का एरे जो है एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐड कर दूं, ए कॉमा बी, इतना लिख के मैं सेव करता हूँ। अब वापस चलता हूँ, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमको कुछ इस तरीके से तीन तीन डॉट यहाँ पर शो होंगे। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है यूजर के अंदर ए बी। देखिए 0th पोजीशन पे ए, फर्स्ट पोजीशन पे बी। तो ये इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट हम यहाँ पे एम्प्टी रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, ये आ रही है हमारी एपीआई से। तो इतना लिख के आप इसको वापस सेव कर लें, मेक श्योर इसको एरे बना लें। ओके ये ठीक है, वापस चलते हैं और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इनिशियल जो है यूजर वो एम्प्टी है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और एक्शन की मदद से हमको क्या करना है, देखिए एक्शन के अंदर हमको क्या करना है, एजेक्स रिक्वेस्ट को जो है कॉल करना है। नॉर्मली हम क्या करते थे, डायरेक्टली जो है हमारे फ्रंट एंड एप्लीकेशन में, यानी कि रिएक्ट के कोड में ही हम क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास app.js मैं ओपन कर लेता हूँ।
lab.js है और यहीं पे मैं क्या करता था यूज इफेक्ट के अंदर जो है डायरेक्टली या फिर कंपोनेंट डिड माउंट जो भी आप यूज कर रहे हैं हुक्स या फिर जो है लाइफ साइकिल मेथड, तो उसमें हम क्या करते थे डायरेक्टली जो है फेच मेथड या फिर एक्सियोस की मदद से जो है यहाँ पर गेट करते थे डेटा। लेकिन रिडक्स में ऐसा नहीं है, अब हम जो है ग्लोबल स्टेट मैनेज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली जो है रिडक्स में उसको मैनेज करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्शन के अंदर जो है एसिंक रिक्वेस्ट को जो है कॉल करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे देखिए, हम क्या करते हैं, ये एक्शन है हमारा, इसके अंदर न्यू फाइल बनाएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर एक्शन JS। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्शन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले शुरू तो एक्सियोस को इंपोर्ट कर देंगे क्योंकि एक्सियोस पैकेज हम यूज कर रहे हैं, हम फैच यूज नहीं कर रहे हैं ना। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस के पैकेज से, तो ये एक्सियोस हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर अगेन जो है फंक्शन क्रिएट करना है। एक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो साथ ही में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करते चलेंगे ताकि हम कहीं पर भी इसको यूज कर पाए। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर एक्शन, इसका नाम मैंने रखा यूजर एक्शन। और यहाँ पे क्या करना है आपको, अगेन ये भी एक एरो फंक्शन रहेगा, तो ये बन गया एक एरो फंक्शन। अब इस एक्शन के अंदर क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले तो हमको इसके अंदर जो है डिस्पैच करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है आपको लिखना पड़ेगा डिस्पैच। मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें क्योंकि ये मैटर करता है। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो एसिंक रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे आप क्या करें, स्टार्ट में एसिंक लिख ले। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसिंक और यहाँ पर देखिए एसिंक रिक्वेस्ट है तो हम जो है देन चेन ब्लॉक यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कॉल बैक हेल आता है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। उससे बेटर है कि हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करें। तो हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर जो है हमारा कोड लिखेंगे। इसमें क्या होगा कि हम अच्छे से जो है एरर को भी हैंडल कर पाएंगे। तो एक्सियोस इंपोर्ट हो चुका है, हमारा नॉर्मल फंक्शन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट्स करेंगे हमारे कांस्टेंट को, क्योंकि कांस्टेंट हमको लगते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आप जो है अलग से फाइल में क्रिएट करके रखें। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सजेशन में आपको ऑप्शन शो करेगा। गेट लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे अंडरस्कोर लिखेंगे तो सजेशन आपको शो कर देगा। फर्स्ट है रिक्वेस्ट के लिए, तो देखिए यहाँ पे आ गया। कॉमा लगा के कंट्रोल स्पेस करें, फिर से आप क्या कर सकते हैं, गेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सक्सेस के लिए दूसरा, और तीसरा जो है हमारा यहाँ पर वो फेल के लिए, तो गेट कंट्रोल स्पेस और यहाँ पर यूजर्स फेल। तो तीनों भी जो है कांस्टेंट भी ऐड हो चुके हैं। अब इसके बेसिस पे हम जो है यहाँ पर पेलोड सेट कर सकते हैं। तो इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच की मदद से, देखिए डिस्पैच ये जो है ना ये हमारे फ्रंट एंड पे होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच क्या करना है आपको, जो भी हमारा कांस्टेंट है ना हमको उसका टाइप डिस्पैच करना है। तो यहाँ पे आप क्या करें, कर्ली ब्रेसिस के अंदर यहाँ पे लिखे टाइप, और यहाँ पर टाइप क्या है हमारे पास, गेट अंडरस्कोर यूजर्स रिक्वेस्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएंगी, रिक्वेस्ट जो है हिट कराएंगी यूआरएल पे, और उस एपीआई से अगर हमको रिस्पांस मिलता है तो हम उसको सक्सेस में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले जो है रिक्वेस्ट को डिस्पैच किया। डिस्पैच क्या है, रिक्वेस्ट को कहते हैं। डिस्पैच कर रहे हैं मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, इसमें अलग नाम दिया है रिडक्स में डिस्पैच करके, लेकिन कॉमन वे में आप समझ सकते हैं कि डिस्पैच कर रहे हैं मतलब हम एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट यूजर की एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए यहाँ तो कुछ रिस्पॉन्स हमको रिसीव नहीं होने वाला, तो हमको पेलोड सेट करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम जो रिस्पॉन्स को रख सकते हैं। तो रिस्पॉन्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है हमको, सबसे पहले तो एक्सियोस का यूज करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट, और यहाँ पे आपको जो है आपका एपीआई एंड पॉइंट ऐड कर देना है। तो हमारे केस में क्या है, हम जेसन प्लेस होल्डर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा यूआरएल। जो भी आप सर्वर यूज करेंगे तो वहां पे एंड पॉइंट मिलेगा, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर दें। अब देखिए यहाँ पे हम जो है एसिंक अवेट का यूज कर रहे हैं ना, तो हमको जो है देन चेन ब्लॉकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम क्या कर सकते हैं, इस रिस्पॉन्स को डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। डीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखने की जरूरत नहीं है हमको, हम डायरेक्टली डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये रिक्वेस्ट होंगी तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्पैच करेंगे। अब डिस्पैच किसके लिए होगा, देखिए यहाँ पे टाइप रहेगा सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे आप लिखे गेट अंडरस्कोर यूजर सक्सेस, और सक्सेस हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ डेटा हमको रिसीव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पेलोड के अंदर जो है उसको सेट कर देंगे। देखिए पेलोड जो है कॉमन पैटर्न है, जब भी रिडक्स यूज करेंगे तो पेलोड ही हमको सेट करना पड़ता है। हालांकि इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कॉमन है कि पेलोड ही यूज करते हैं यूजर, तो आप भी जो है पेलोड ही इसको रहने दें। और इसके अंदर हमको क्या करना है, डेटा ऐड कर देना है। अगर आप यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स यूज कर रहे हैं ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर res डॉट डेटा, जो भी आपका वेरिएबल रहेगा उसके बाद में आपको डेटा लिखना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पेलोड में डायरेक्टली डेटा सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली डेटा सेट कर लिया। तो ये हमारा जो है डिस्पैच सक्सेस के लिए हो गया। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, ऑब्वियस सी बात है, फेलियर के लिए हमारे पास बच रहा है।
सो ये बेसिक है, आई होप आपको समझ रहा होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे अगेन डिस्पैच करना है, हमारी थर्ड रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका टाइप बताना है। टाइप क्या है, गेट अंडरस्कोर यूजर्स फेल। अगर रिक्वेस्ट फेल हो गई तब क्या करना है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, उसको कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे अगेन हमको पेलोड सेट करना है, और पेलोड थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए इसमें 2-3 चीजें मैं एक साथ कवर कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब हम करेंगे यहाँ पे, देखिए जो एरर हमारे पास आ रहा है, अब एरर कैसे पता चल रहा है, क्योंकि कैच यूज कर रहे हैं ना हम। यहाँ पे कैच के अंदर देखिए एरर हमको रिसीव होने वाला है। तो एरर डॉट डेटा, जो एरर का डेटा है वो अगर हमको मिलता है तो हम यहाँ पे कंडीशनली चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास रहेगा एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और उसके बाद में डॉट मैसेज लगाना है, क्योंकि ये सारा हमको मिलता है। कैसे मिलेगा, देखिए नॉर्मल अगर आप बैकएंड से फेमिलियर होंगे तो आपको पता होगा ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स है। हम क्या कर रहे हैं, हमको जो एरर ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसके अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसके अंदर डेटा है, और डेटा के अंदर एक मैसेज की फील्ड है, वो हम यहाँ से गेट करने वाले। अगर ये मिलती है तो क्या करो, सेम जो है ना ये मैसेज जो आ रहा है उसको जो है यहाँ पे पेस्ट करा दो, नहीं तो क्या करो, एरर के अंदर जो मैसेज है वो आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा दो। एरर के अंदर भी मैसेज आता है, आई नो आपको पता होगा, जो एरर ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर भी मैसेज आता है, तो वो हम डायरेक्टली भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ा है, देखिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको समझने में, लेकिन आप इसको देखिए। और अगेन देखिए यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट हो चुका है यूजर फेल, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, पता नहीं ऑटोमेटिकली हो गया है, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। तो देखिए ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से जो है कोड दिख रहा है। आपके केस में नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल करें, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट कर दे डॉक्यूमेंट को, या फिर शिफ्ट ऑल्ट एफ यूज करेंगे तो भी फॉर्मेट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो ये रिक्वेस्ट हमारी बन चुकी है। अब हमको इसको क्या करना है, हमारे फ्रंट एंड पे यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा रिडक्स का सेटअप हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको जो है बाइंड करना है हमारे रिएक्ट की एप्लीकेशन में। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको जाना है app.js में, और ये हमारा रूट कंपोनेंट है। अभी फिलहाल तो हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हम जो है डायरेक्टली इसको app.js में देख रहे हैं। फ्यूचर में अगर आप इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे या फिर फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे तो आप जो है अपने कंपोनेंट लेवल पे जो है इसको बता सकते हैं। तो फिलहाल देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट कर देंगे रिएक्ट को, क्योंकि रिएक्ट हमको लगेगा, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज स्टेट को जो है ऐड कर देंगे। तो ये हुक है, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को जो है हैंडल कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। साथ ही में हम जो यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम जो है रिक्वेस्ट को डिस्पैच करेंगे, क्योंकि इनिशियल टाइम पे जब हमारी एप्लीकेशन लोड होंगी तब जो है हमको डेटा चाहिए, तभी हम जो है रिक्वेस्ट फायर करने वाले, इसीलिए हम यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो इतना हो गया। अब हमको साथ ही में क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है रिडक्स के कुछ फंक्शन को। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स, और इसमें से हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीजें इंपोर्ट करना है। कुछ चीजों से मेरा मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज डिस्पैच, तो ये भी एक हुक है, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर क्यों यूज करेंगे हम, क्योंकि उसमें से जो है हमको डेटा गेट करना है, किसमें से, हमारे स्टोर में से, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज सेलेक्टर का यूज करेंगे। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ऐप के अंदर जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर जो है हम इन हुक्स को जो है ऐड करेंगे। तो यूज डिस्पैच है ना, तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हम, तो उसको हमको क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर जो है ऐड करना है। तो उसका नाम आप रखें डिस्पैच, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें, डिस्पैच, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज डिस्पैच को जो है ऐड कर देंगे। तो ये हुक है, तो हुक को हम क्या कर रहे हैं, यूज करने के लिए जो है इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी सारी हम इस डिस्पैच की मदद से यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे। अगेन क्यों वेरिएबल बना रहे हैं, देखिए हम क्या करने वाले, यूज सेलेक्टर का यूज करेंगे, और उसकी मदद से बताएंगे कि हमारे रिड्यूसर के अंदर क्या क्या हम रिसीव कर रहे हैं। एक तो यूजर आ रहा है हमारे पास, और एरर आ रहा है, तो ये चीजें हम जो है गेट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजर लिस्ट, और हमने देखिए store.js में भी नाम रखा था ना यूजर लिस्ट, तो सेम नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर लिस्ट इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूज सेलेक्टर, इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो स्टेट डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे क्या करें, स्टेट को ऐड कर दें, और स्टेट कहाँ से मिलने वाली है हमको, स्टेट डॉट यूजर लिस्ट। अब यूजर लिस्ट कहाँ से आ रहा है, ये देखिए हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है ना, अभी फिलहाल तो ये एम्प्टी है, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिड्यूसर में हमने क्या नाम लिखा है इसका, यूजर लिस्ट। तो हम यहाँ पर उसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यूजर रिड्यूसर में से गेट कर रहे हैं डेटा को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेट डॉट यूजर लिस्ट कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर
क्या क्या चीजें रिसीव करने वाले हैं वो चीज हमको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट और डिस्ट्रक्चर करने वाले हैं कहाँ से, यूजर लिस्ट में से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर लिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर रिड्यूसर में से, देखिए एक तो यूजर्स आ रहा है हमारे पास या फिर एरर आ रहा है, तो ये दोनों चीजें हम गेट कर सकते हैं। या फिर देखिए हमारे पास लोडिंग भी है ना, तो लोडिंग भी हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है लोडिंग, क्योंकि हम लोडिंग भी रिसीव करने वाले हैं। अगर लोडिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूजर रिसीव करेंगे, और हमारे पास एरर भी है। तो ये तीनों चीजें हम जो है गेट कर रहे हैं, यानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसके अंदर से। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज इफेक्ट, और यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल है, फंक्शन के अंदर हम जो है फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, आई नो आपको पता होगा। और इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली डिस्पैच कर देना है। डिस्पैच क्या करने वाले हम, एक्शन को। तो एक्शन कौन सा क्रिएट किया था हमने, देखिए यूजर एक्शन है और इसके अंदर हमारे पास है यूजर एक्शन। तो ये फाइल को हमको जो है इंपोर्ट करना है ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट समथिंग, और यहाँ पर हमारे पास था यूजर एक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेशन में ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटो इंपोर्ट यहाँ पर हो गया। तो ऊपर वाला मैं कट कर देता हूँ वरना डबल इंपोर्ट हो जाएगा ये। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर देंगे एक्शन को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यूजर एक्शन ऐड कर देना है और इसको कॉल कर देना है। तो क्या होगा, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएंगी, सक्सेस होगा वो अलग बात है, लेकिन हमने क्या किया, इनिशियल टाइम पे इसको बता दिया कि ये रिक्वेस्ट जो है आप भेज दो, और इसके बाद में जो भी डेटा रहेगा ये इसमें ऑटोमेटिकली स्टोर होगा, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में हमको क्या करना है, यहाँ पर डिपेंडेंसीज भी ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमको एरे के अंदर जो डिस्पैच को जो है ऐड कर देना है, ताकि हम इसको कीप ट्रैक कर पाए, जो भी चेंजेस होंगे ना तो डिटेक्ट करेंगे ये। आई होप बेसिक आपको पता होगा। अब देखिए इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंडीशनली चेक कर सकते हैं। क्या चेक करना है हमको, देखिए एक तो अगर हमारे पास लोडिंग आ रही है, यानी कि हो सकता है ना, अब ये एसिंक रिक्वेस्ट है तो प्रोसेस होने में टाइम लग सकता है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि एक H2 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, और इस H2 के अंदर जो है लोडिंग का टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे स्पिनर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा मोटिव यहाँ पे वो नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे समझना चाहते हैं ये कैसे काम करता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑप्शनली यहाँ पे बता सकते हैं कि एरर भी तो रिसीव हो सकता है हमको। तो अगर एरर रिसीव होता है तो अगेन हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, और यहाँ पे H3 के अंदर हम जो है यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है तो एरर ऑब्जेक्ट ही हम यहाँ पे शो करा देंगे। और अगर एरर भी नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शो करा सकते हैं हमारे रिस्पॉन्स को। तो रिस्पॉन्स क्या है, हमारे पास यूजर है ना, तो ये यूजर को हम जो है शो करा सकते हैं। कैसे शो कराना है, बहुत सिंपल है। हम क्या कर सकते हैं, इसको मैप करना पड़ेगा ना हमको, तो हम एक और कंपोनेंट बना सकते हैं यहाँ पे शो कराने के लिए यूजर को। तो इसके ऑप्शनल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कंपोनेंट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर का एक कंपोनेंट बना लूंगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉप्स पास कर देता हूँ यूजर्स, और यूजर्स के अंदर मैं क्या करूंगा, जो यूजर्स हम रिसीव कर रहे हैं ना उसको पास करा दूंगा। अब फिलहाल ये हमको कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो कंपोनेंट में चलता हूँ मैं, यहाँ पे न्यू फाइल, और इसका नाम मैं रखता हूँ यूजर डॉट जेएस। इस फाइल को मैं एरो फंक्शन बना दूंगा, RAFC, मेरे पास स्निपेट है तो मैं शॉर्टकट में इसको बना लेता हूँ यूजर, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक H1 ले लेता हूँ और शो कर देता हूँ यूजर कॉम। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए डबल H1 हो चुका है। अब ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, और इस app.js को भी हम सेव कर लेते हैं, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस पर कंट्रोल स्पेस करें तो सजेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। देखिए यूजर में R एक्स्ट्रा हो गया, इसको रिमूव करता हूँ, इतना लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं। तो जैसे ही सेव करेंगे ना, वापस आते हैं हम एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो चेक कर लेते हैं कि एरर तो नहीं है हमारे पास। तो इसको हम रिफ्रेश कर रहे हैं, अनहैंडल्ड रिजेक्शन का एरर आ रहा है, डिस्पैच इज नॉट अ फंक्शन। कहाँ पर, यूजर एक्शन के अंदर हमारे पास एरर आ रहा है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यूजर एक्शन, तो ये रहा हमारा डिस्पैच यूजर एक्शन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे मैं फंक्शन लिखना ही भूल गया। तो यहाँ पे क्या है, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे यूजर एक्शन का तो फंक्शन है ही हमारे पास, उसके अंदर एक और फंक्शन है डिस्पैच का, वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ, चलते हैं वापस, और देखिए यहाँ पे बराबर से शो कर रहा है। और आपने नोटिस किया यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूंगा ना तो लोडिंग भी आ रहा है, तो बराबर लोडिंग स्टेट भी चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कहा ना कि रिडक्स डेव टूल में आपको सब कुछ शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, फिर उसके बाद में अगेन रिक्वेस्ट गई, सक्सेस कॉल हुआ, और यहाँ पर देखिए यूजर लिस्ट है ना, इसके अंदर हमारे पास यूजर्स आ चुके हैं 1 2 3 4 5, ये सारा का सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पे देखिए लोडिंग स्टेट जो है फॉल्स है। तो हमने जो यहाँ पर सेट किया है ना, देखिए कहाँ पर सेट किया था, रिड्यूसर के अंदर। अगर डेटा आता है तो क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए यूजर रिक्वेस्ट में एम्प्टी रहेगा और लोडिंग ट्रू रहेगा। तो ये कंडीशन पहले चेक होगी,
उसके बाद में सक्सेस हो रहा है तो क्या हो रहा है, लोडिंग फॉल्स है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लोडिंग फॉल्स है। और क्या हो रहा है, हमारे पास जो भी डेटा है, डेटा कहाँ से आ रहा है, एक्शन डॉट पेलोड से। तो एक्शन डॉट पेलोड कहाँ से आ रहा है, यूजर एक्शन से। और उसके अंदर है हमारे पास, देखिए हमने यहाँ पे डेटा सेट किया था। अब मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर लूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख के जो है सेव कर लेता हूँ, तो अब रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अब एरर रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्ट नेटवर्क एरर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्टेट के अंदर भी हमारे पास शो करता है लोडिंग जो है वो फॉल्स है, क्योंकि हमने इसको लोडिंग फॉल्स रखा था। मैं क्या करता हूँ, इसको रिलोड कर देता हूँ, तो फ्रेश आपको यहाँ पर एक्शंस देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी रिक्वेस्ट गई और रिक्वेस्ट फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, यहाँ पे स्टेट में आप चेक कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड करें, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है नेटवर्क का। हमने यहाँ पे जानबूझ के जो है यहाँ पर मिस्टेक की ताकि एरर जो है शो हो। तो वापस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ और वापस से सेव कर लेते हैं, चलते ब्राउजर पर। तो देखिए अब बराबर से हमारा कंपोनेंट शो हो रहा है। अब इस कंपोनेंट के अंदर जो है हम इस डेटा को जो है एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आई डोंट थिंक आपको ये बताने की जरूरत है कि कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। बस हमको देखना था कि कैसे एसिंक रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। फिर भी इन केस अगर आपको जानना है तो मैं क्या करता हूँ, फिर भी एक बार आपको बता ही देता हूँ, वरना ऐसा ना हो कि इतना सब कंप्लीट देख लिया तो थोड़े के लिए हम क्यों रह जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। ठीक है, पूरा डेटा फील्ड नहीं देखेंगे हम, नॉर्मल नेम और यूजर नेम ही बताता हूँ, या फिर यूजर नेम और ईमेल। तो चलिए इसको एक्सट्रैक्ट कर ही लेते हैं। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और देखिए हमने यहाँ पे यूजर का कंपोनेंट बनाया और एज अ यूजर हमने इसमें प्रॉप्स को जो है सेंड किया। तो चलते हैं यूजर कंपोनेंट पर, और यहाँ पे हमको जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यूजर्स को। तो यहाँ पे मैं यूजर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जो हमने यहाँ पर app.js में लिखा था ना यूजर्स, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस यूजर कंपोनेंट के अंदर। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस H1 को रिमूव कर सकते हैं या फिर रहने देते हैं। आपको आइडिया रहेगा कि यूजर कंपोनेंट से जो है डेटा आ रहा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल ले लेंगे। तो टेबल, और इस टेबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू जो है टी हेड सेट कर देता हूँ, टी हेड। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेबल रो ले लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल हेड ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम और ईमेल कर दे के हम एक बार देखिए रिस्पॉन्स जो है ना हमारे पास, यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए स्टेट पे जाना है, यूजर लिस्ट, यूजर्स, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो नेम है, यूजर नेम और ईमेल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर नेम, इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे जो है ईमेल ऐड कर देता हूँ। और टेबल है ना, इसको जो है बॉर्डर कर देंगे, और बॉर्डर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। अब चलते हैं वापस। अब हमको क्या करना है, ये यूजर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए टी हेड हो गया ना हमारा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको मैप करना है। क्योंकि इटरेशन के लिए हमारे पास लूप नहीं होता है रिएक्ट में, हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे मैप कर सकते हैं। और ये मैप हमको क्या करेगा, वैल्यूज रिटर्न करा के देता है। तो यहाँ पे सिंगल यूजर हमको रिसीव करा के देगा, तो मैं सिंगल यूजर कर देता हूँ उसको। और यहीं पे हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस की मदद से इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, टी बॉडी लिख लेना है सबसे पहले, तो टी बॉडी। और इसके अंदर हमारे पास रहेगा टेबल रो, और इसके अंदर मैं ऊपर कर लेता हूँ, इसके अंदर हमारे पास रहेगा टी डी। फर्स्ट टेबल डेटा हमारे पास क्या है, यूजर डॉट नेम। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हम यूजर ऑब्जेक्ट की मदद से जो हम रिसीव कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे नेम है, यूजर नेम, ईमेल, तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यूजर डॉट यूजर नेम, इसी तरीके से हमको एक और टीडी लगेगा। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इनकेस अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं पता तो आप मेरा वीएस कोड का ट्यूटोरियल देख सकते हैं, इसमें मैंने सारे शॉर्टकट्स बताए हैं विजुअल स्टूडियो कोड को, कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद में हमको चाहिए यहाँ पे ईमेल। इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए परफेक्ट हमारे पास एक टेबल शो हो रहा है। जो भी डेटा है यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारा एपीआई है। तो फर्स्ट वाले ही मैं कंपेयर करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे लेन ग्राहम, तो यहाँ पे आते हैं वापस ऐप पे। तो देखिए यहाँ पे लेन ग्राहम शो नहीं हो रहा है ना, ओके हमने नाम तो नहीं किया, सॉरी। हम यहाँ पे यूजर नेम के बेस पे कर रहे हैं ना, ब्रेट है इसका नेम, तो यहाँ पे है फर्स्ट ब्रेट। और इसका ईमेल भी है sincere@april.biz, तो सेम है, आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपको रिडक्स टंक जो है समझ में आया होगा। देखिए नॉर्मल रिडक्स यूज नहीं होता, अगर आपको नॉर्मल रिडक्स यूज करने की नौबत आ जाए ना, तो आप सीधा कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे स्विच कर लें, वो बेटर है उससे। क्योंकि अगर थोड़ा सा हमको लॉजिक चाहिए तो उसके लिए हम एडिशनल लाइब्रेरी डाउनलोड और इंस्टॉल क्यों करें, और हमारे पैकेज का साइज क्यों हम बढ़ाएं। तो अगर आपके पास एसिंक रिक्वेस्ट है, एक तो आप रिडक्स थंग का यूज करें या फिर रिडक्स सागा का यूज करें, नॉर्मल रिडक्स का यूज ना करें। उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपके एप्लीकेशन की जो है परफॉर्मेंस खराब होगी। और आपका दिमाग तो ऑलरेडी इसमें खराब होता ही है जब भी आप रिडक्स पर काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हो सकता है कि इसका लॉजिक अलग हो, मेरा लॉजिक अलग हो। तो
आपको समझना है कि कैसे काम करता है। एक बार आप समझ गए कि कैसे काम हो रहा है, तो किसी का भी लॉजिक हो, आप जो है उसको अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप काफ़ी बड़ा वीडियो है, लेकिन इसमें मैंने सारे पॉइंट्स जो है कवर किए हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो मेक श्योर जाते टाइम ज़रूर वीडियो को लाइक करें, वरना आपको रिडक्स समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हम क्या करेंगे, अभी रिडक्स आगा बचा हुआ है और रिडक्स टूल किट। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इस पे भी वीडियो ला लूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आप ऑलरेडी इसका लेंथ काफ़ी बढ़ चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो पे इसका लेके आऊँ। मगर अगर आपको मर्ज टैग सीखना है तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। पिज़्ज़ा शॉप, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन और भी छोटे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। और एक नेक्स्ट जेएस में भी हमारी एप्लीकेशन अभी चालू है। आप देख सकते हैं होटल रूम बुकिंग एप्लीकेशन, वो भी काफ़ी लार्ज स्केल पे हम बना रहे हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। और ये सारा का सारा जो है प्रोडक्शन रेडी है। मतलब क्या है कि आप जब भी कंपनीज में काम करेंगे तो इसी तरीके से काम होता है, चाहे कोई भी कंपनी में आप काम करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ में। और पैरेलली दूसरे सीरीज चालू है और भी बहुत सारे यूजफुल ट्यूटोरियल्स चैनल पर अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और इसकी रिपोजिटरी भी आपको जो है गिटहब पर मिल जाएंगी। तो आप सर्च कर सकते हैं टेकिन्फो गिटहब पर, आपको इसका जो है सोर्स कोड मिल जाएगा। सोर्स कोड तो क्या ही देखना, लेकिन फिर भी इनकेस अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और अगर कोई एरर आता है तो उसका स्क्रीनशॉट या फिर आप उसकी पिक क्लिक करके भेजिए। डायरेक्ट मत भेजिए, फोटो क्लिक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।